रास्ते पर आड़ करके राजा जूते सिला करता था और पत्नी सुजाता जूते पॉलिश करती थी। उनकी 25 साल की बेटी अनामिका काफी पढ़ी लिखी थी। सुजाता, जूते पॉलिश काफी हो गए, घर जाके जरा चावल सब्जी लेकर आना। क्यों, आपकी गाड़ी मिलेगी क्या? आप और बेटी घर जाके दोपहर का भोजन करके आइए। जब तक कोई ना आए मैं कपड़े सिल लेती हूँ, और कोई आए तो मैं जूते पॉलिश कर दूंगी। अगर मैं घर गया तो खा के मैं जरूर सो जाऊंगा, फिर मैं उठ नहीं पाऊंगा। ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है सुजाता। माँ, जब भी आप घर आएंगी चाची से दही लेकर आइएगा, मत भूलिएगा। हाँ हाँ, ले आऊंगी। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। तभी एक महंगी गाड़ी आकर राजा के जूते चप्पल की दुकान के सामने रुकती है। अमीरों की तरह दिखने वाला रमेश गाड़ी से उतर के राजा के दुकान के सामने जाता है। जूते जरा पॉलिश कर दीजिए, बहुत ही चमकदार और अच्छे दिखे। तो बताइए, रिन साबुन चाहिए या निरमा साबुन? अच्छे से धोएंगे तो एकदम चकमगा उठेगा। इतना कहकर अनामिका रमेश को देखती है। इसे कुछ पता नहीं है बेटा, गलत मत समझना। राजा की ऐसी बातें कहने के बावजूद रमेश को कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो अनामिका की खूबसूरती पर मोहित हो चुका था। ये देखकर अनामिका भी मनी मन सोचने लगी, ऐसे क्यों देख रहा है? लगता है कभी किसी लड़की को ही नहीं देखा। फिर रमेश आहिस्ता से अपने सर को दूसरी तरफ घुमाता है। राजा रमेश के जूते को पॉलिश करने लगते हैं। इस बीच रमेश फिर अनामिका को देखता है। अरे वाह, क्या लड़की है! आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। वो सोचने के दौरान भी अनामिका को बस एक टके देखे ही जा रहा था। तब तक उसके जूते पॉलिश हो जाते हैं। बाबू, आपके जूते पॉलिश हो गए। फिर रमेश राजा को पैसे देने लगता है। छुट्टे नहीं चाहिए चाचा, मैं यहाँ पे बार बार आया करूँगा। रमेश इस तरह से कहता है तो अनामिका हंसने लगती है। रमेश जाके गाड़ी में बैठता है। गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। मैंने तो कह दिया कि बार बार आया करूँगा, पर कैसे जाऊँ? रमेश ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे याद आता है उसके घर के पुराने जूते, चप्पल, सैंडल्स के बारे में। फिर वो घर पहुंचता है। उसकी माँ आवाज लगाती है। उसे बिना सुने ही वो अपने कमरे में चला जाता है। 10 मिनट के बाद रमेश सारा सामान एक बड़े से बैग में भर के गाड़ी में लेके निकल जाता है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। फिर एक दिन रमेश और अनामिका पार्क में बैठ के एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी एक दिन, बेटे में बहुत बदलाव आया है, आखिर में कारण क्या हो सकता है? शारदा सोच ही रही थी। तभी रमेश मुस्कुराते हुए घर आता है। शारदा सवाल करती है, माँ, मैं अनामिका से प्यार करता हूँ, आप हमारी शादी करवा दीजिए। वो मैं तुम्हारी शादी अनामिका से करवा दूंगी। पहले बताओ, वो बिजनेसमैन सुदर्शन की बेटी है या फिर अमीर गोविंद बाबू की बेटी है? वो कौन है मैं नहीं जानता माँ, पर मैं जिस अनामिका से प्यार करता हूँ वो सड़क पे जूते सीने वाले राजा की बेटी है। रमेश की बातें सुनते ही शारदा को बड़ा गुस्सा आता है, पर गुस्से को काबू करते हुए, ये मेरे से ज्यादा गुस्से वाला है। ये गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगर कुछ कर लिया तो उल्टा सर दर्द हो जाएगा। वैसे भी बहुत पूजा पाठ के बाद हुआ है। इस तरह सोचते हुए शारदा और प्रसाद राजा के मोची के दुकान पर आते हैं। वहाँ पे राजा, सुजाता और अनामिका तीनों ही थे। उन्होंने अनामिका को देखा। ऐसा लगा कि मानो कि बस एक साड़ी लिपटी हुई है बस। प्रसाद को तो पसंद आ जाती है, पर शारदा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। राजा बैठने के लिए उन्हें स्टूल देते हैं, पर फिर भी शारदा और प्रसाद वहाँ खड़े रहते हैं। मैं जन्म पुरानी कहानी कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मुझे तो आप लोग पसंद भी नहीं। बस मैं अपने बेटे के लिए तैयार हो रही हूँ। रमेश और अनामिका की शादी होगी। शारदा की बातें सुन के राजा, सुजाता और अनामिका तीनों बहुत खुश होते हैं। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर शारदा रमेश और अनामिका की शादी मंदिर में ले जाकर करवा देती है। फिर सुहाग रात के लिए रमेश और अनामिका को एक कमरे में भेजा जाता है। तभी प्रसाद कहते हैं, हमारी इतनी जायदाद है कि हम धूमधाम से शादी करवा सकते थे, पर तुम मंदिर में ले जाके सादे तरीके से शादी करवाई। मुझे शर्मिंदा नहीं होना कि शारदा इतनी अमीर होके मोची की बेटी को बहू बना के लाई है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उन्हें अलग कर दूंगी, इसीलिए मैंने शादी मंदिर में करवाई है। मंदिर में शादी करवा के अच्छा क्या, उन पे माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहेगा और देवी उनके विवाह के बंधन को और भी मजबूत बनने का आशीर्वाद देगी। इतना कहकर वो अपने बेडरूम में चले गए। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका बहुत अच्छे से घर का सारा काम काज करती थी। कॉफी देती थी, टिफिन बनाती थी, लंच बनाती थी।
अब अनामिका गर्भवती है। सभी लोग घर में बहुत खुश हैं, पर शारदा को इस बात से खुशी नहीं थी। एक मोची की बेटी मेरे ही घर में मेरे स्तर की बहू बन के घूम रही है। अब इस लड़की को मैं अपनी आंखों से सहन नहीं कर पा रही हूँ और आने वाले नवजात शिशु को भी नहीं सहन कर पाऊंगी। इनका तो मुझे कुछ करना होगा। इस तरह सोचकर वो योजना बनाने लगती है। इस बीच अनामिका एक स्वस्थ कन्या संतान को जन्म देती है। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी एक दिन राजा बहुत चिंतित होकर अनामिका के पास आते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब है। दामाद जी से कहकर अगर कुछ पैसों का इंतजाम होता तो मैं उसे अस्पताल ले जाता। जब वो ये सारी बातें अनामिका से कह ही रहा था, तभी शारदा वहाँ पे आ जाती है और गुस्से में आकर उसके मुंह में जो कुछ आता है खड़ी खोटी सुना देती है। शारदा का दिमाग अभी पारे की तरह गर्म था। तभी एक दिन सबके सोने के बाद शारदा अपने सोने के चेन को ले जाकर अनामिका के बैग में रख देती है। सुबह तुम्हें पाठ पढ़ाना होगा बहू। इस तरह से कहकर शारदा अनामिका के कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन मेरे घर में चोरी हो गई। मेरा सोने का चेन कोई चुरा ले गया। मुझे पता है कोई बाहर वाला नहीं है, जरूर कोई घर वाला ही होगा। इस तरह से वो अनामिका पे इल्जाम लगाने लगती है। अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। अनामिका रोते रोते अपने सारे बैग कपड़े सब लेकर वहाँ हाजिर हो जाती है। तभी अनामिका के बैग से एक सोने का चेन बाहर निकल आता है। तुम्हारी माँ बीमार है ये कहकर जब तुमने पैसे मांगा, मैंने ना है कहकर तुम्हारे पिताजी को भेज दिया, इसलिए तुमने मेरे सोने के चेन ही चुरा लिया। अब देखो। इस तरह कहकर शारदा अनामिका का गर्दन पकड़ के उसे घर से धकेलते हुए बाहर निकाल देती है। शारदा रोती हुई बच्ची को भी उठा के ले आके अनामिका को दे देती है। अनामिका रोते रोते अपनी बच्ची को गोद में लेकर पिताजी के पास जाती है। राजा बहुत दुखी थे क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। अनामिका अपनी बेटी को देखभाल कर रही थी, साथ ही जूते चप्पल भी वो सिल दिया करती थी। रमेश बेटी के बिना नहीं रह पाता था, आते ही बच्ची के साथ खेलने लगता था। एक दिन शारदा जहाँ जूते चप्पल सिला जाता था वहाँ पे आती है। शारदा बताती है कि कैसे उसने अनामिका को घर से निकाला। माँ, तुम जानबूझ के मुझे और मेरी पत्नी को अलग करना चाहती थी। फिर तो मैं घर ही नहीं आऊंगा। मेरी पत्नी और बच्चे के साथ मैं कहीं जाके अलग रहूंगा। इस तरह वो अनामिका के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जो कुछ वो कमाता था उसी से गुजारा होने लगा। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। रात का समय, पथरीले सड़क पर रेशम की साड़ी और सोने के आभूषण पहन के डरते हुए 25 साल की अनामिका दौड़ते हुए जा रही थी। कुछ ही दूर पर अनामिका को देखकर हाथों में जलती हुई मशाल लेकर राजशेखर और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों मिलकर दौड़ते हुए अनामिका को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ए, रुको रुको, मेरे हाथ में कोई मामूली सामान नहीं है। मुंह बंद करो, ये फालतू की बातें मत करो। मशाल लेके अनामिका के पीछे हमें भागना है। इस तरह कहते हुए अपने हाथों में ली हुई मशाल को अनामिका के पैर की तरफ वो फेंक देता है। जैसे ही वो मशाल जाके अनामिका के पैर पे लगता है, अनामिका जमीन पे गिर जाती है। राजशेखर और सुमित्रा अनामिका के पास आते हैं। अनामिका खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है और फिर रोते रोते, मैंने अपनी पूरी जायदाद आपके नाम लिख दिया चाचा, फिर भी आप मुझे मारने के लिए क्यों पीछे भाग रहे हैं? तुम जेवर लेके जो भाग रही हो इसलिए। उसकी बातें सुन के तुरंत अनामिका अपने सारे जेवर को उतार के राजशेखर के हाथों में दे देती है। वो सब लेकर राजशेखर और सुमित्रा वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका रोते रोते अपने आंसू पोंछते हुए मिट्टी के रास्ते से चलते हुए वो सीधा मेन रोड में जाके पहुँचती है। ठीक उसी वक्त शारदा और प्रसाद बात करते हुए गाड़ी से जा रहे होते हैं। मुझे बस एक ही चिंता हो रही है, अगर हमारा मिठाई का ऑर्डर कैंसिल हो गया तो? जब तुम्हारा बेटा रमेश वहाँ है, फिर तुम्हारा मिठाई का ऑर्डर कैसे कैंसिल होगा शारदा? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, आगे भी ऐसा ना हो यही चाहती हूँ। शारदा ऐसा कह ही रही थी, तभी जब प्रसाद गाड़ी चला के उसी सड़क से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने अनामिका को दुखी होकर रास्ते से जाते हुए देखा। अजी, गाड़ी रोकिए जरा। उसके कहने पे प्रसाद अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। शारदा गाड़ी से उतर के अनामिका के पास जाती है। प्रसाद गाड़ी के पास ही इंतजार करते हैं। तुम कौन हो बेटा? इतनी रात में अकेले इस रास्ते से जा रही हो, ऊपर से रो रही हो, तुम्हें क्या हुआ बेटा? इतना कहते ही अनामिका शारदा को गले लगाकर रोने लगती है। शारदा को समझ में आ जाता है कि आखिर में ये किसी गहरी मुसीबत में है। अनामिका पूरी बात बताती है तो शारदा को समझ में आ जाता है कि उसके चाचा ने अनामिका को कैसे धोखा दिया है। फिर वो अनामिका को अपने साथ घर ले जाती है।
घर ले जाके वो अनामिका को पेट भर के खाना खिलाती है। उसके बाद अनामिका रोते रोते, माँ जी, मैंने कभी माँ को नहीं देखा, पता नहीं माँ कैसी होती है, शायद वो आपकी तरह ही होती। ये सुनकर मजाक करते हुए प्रसाद कहते हैं, कुछ भी हो पर ऐसी नाटी और मोटी तो नहीं होती। ये सुनकर अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। शारदा प्रसाद को गुस्से से देखते हैं, पर अनामिका को हंसते देख वो खुश हो जाती हैं। उधर रमेश शारदा स्वीट शॉप बंद करता है। मिठाई के दुकान के सामने गाड़ी में हिमजा बैठी होती है और मिठाई खा रही होती है। ये क्या राम, मैं मिठाई खा ही रही हूँ कि तुमने दुकान बंद कर दिया। क्या कहना चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? अभी 11 बज रहे हैं हेमा, अभी भी दुकान खुला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चाहे तुम मेरी कितनी भी सहेली हो, यहाँ पे रुकना अच्छा नहीं लगता है। राम, सुबह तुम्हारे आने से पहले मैं गाड़ी लेकर यहाँ आ जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, बातचीत करती हूँ, फिर तुम जब घर जाते हो उसके बाद मैं जाती हूँ। तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? तुम मेरे दोस्त की बहन हो हिमजा। चलो गुड नाइट और अच्छे से जाना। इतना कहकर रमेश वहाँ से अपनी बाइक लेकर घर आ जाता है। सुबह सुबह जब अलार्म घंटी बजती है, शारदा की नींद खुलती है। वो घर से बाहर आके देखती है, अनामिका रमेश के कपड़े पहनकर घर के बाहर रंगोली दे रही थी। ये क्या अनामिका, तुमने मेरे बेटे के कपड़े पहने हैं? मेरे पास कपड़े नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है, दुकान खुलने के बाद हम कपड़े लेने जाएंगे। ऐसा कहकर वो अनामिका के बनाए रंगोली देखने लगती है। मॉडर्न महालक्ष्मी मेरे घर खुद आई है, रंगोली बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह शारदा अनामिका की बहुत तारीफ करती है। अनामिका अब घर का काम काज, खाना पकाना सब करती है। साथ ही रमेश और प्रसाद का बहुत अच्छे से देखभाल भी करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर का काम खत्म करके वो मिठाई के दुकान में भी जाती है। वहाँ काउंटर पे शारदा बैठी होती है। वहाँ जाकर रमेश और अनामिका मिठाई बनाने लगते हैं और साथ ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये बात शारदा और प्रसाद को समझ में आ जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। तभी एक दिन शारदा, अजी, रमेश और अनामिका की शादी करा देते हैं। ये दोनों खुशी खुशी हमारे साथ भी रहेंगे और उसी के साथ दुकान की भी देखभाल करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था शारदा। ऐसा वो कह ही रही थी, तभी रमेश का दोस्त विक्रांत वहाँ आता है अपनी बहन हिमजा को साथ में लेकर। रमेश और अनामिका उस वक्त दुकान में मिठाई बना रहे होते हैं। आंटी, ये मेरी बहन हिमजा रमेश से प्यार करती है, वो शादी करना चाहती है। हम कर सकते हैं ना? और हम साथ में मिलके और भी मिठाइयों की दुकान खोल सकते हैं, क्या कहते हैं? इस तरह कहने पे शारदा और प्रसाद आश्चर्य होते हैं। फिर सोच विचार करके बताएंगे, ऐसा कहते हैं। फिर विक्रांत हिमजा को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर शारदा और प्रसाद सोच विचार करके एक फैसला लेते हैं। फिर एक दिन हिमजा और अनामिका दोनों को साथ लेकर मिठाई की दुकान में पहुँचती है शारदा। अनामिका, हेमा, तुम दोनों रमेश को पसंद करती हो, पर रमेश किसे पसंद करेगा ये सवाल है। मैं तुम दोनों का एक परीक्षा लूंगी। अगर आप पहले ही बोलती कि आप टेस्ट लेने वाली हैं, तो मैं पहले से कागज कलम ले आती। सुनकर शारदा मुस्कुराती है। देखकर हिमजा का मुंह ही बन जाता है। मेरे जाने के बाद ये मिठाई का दुकान कौन संभालेगा? इसीलिए होशियार और अच्छी कारीगरी देखना है। जिसमें होगा वही मेरी बहू बनने लायक है। पहले बताइए किस चीज की परीक्षा है? मोतीचूर लड्डू बनाना है और उन्हें बेचना है। जो भी ऐसा करेगा वो मेरे घर की बहू बनने लायक है। दोनों ही शारदा की बातों पर तैयार हो जाती है। फिर दुकान में 2 स्टोव लगाया जाता है। वो सारा सामान दे देती है और अनामिका अपने काम में लग जाती है। पर हिमजा यूट्यूब देखने लगती है। उसका काफी समय निकल जाता है। अनामिका तौर तरीके जानते हुए मोतीचूर की लड्डू बनाने लगती है, पर हिमजा कुछ नहीं बनाती है। पूरा समय फोन देखने में ही बर्बाद कर देती है। अनामिका मोतीचूर लड्डू बनाकर उसे दुकान में बेचने लगती है, पर हिमजा कुछ भी नहीं बनाती है। पूरा वक्त वो फोन पे ही बर्बाद कर देती है। पर अनामिका चालाकी के साथ दुकान में आने वाले सभी लोगों से बात करती है और लड्डू बेचने लगती है। देखा हिमजा, अनामिका ने लड्डू बनाया और चालाकी से लोगों को वो लड्डू बेची भी। वही मेरी घर की बहू बनने लायक है। ये सुनकर हिमजा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर शारदा और प्रसाद मिलके रमेश और अनामिका की धूमधाम से शादी करवाते हैं। उन दोनों की शादी देखकर हिमजा मनी मन बहुत दुखी होती है, लेकिन उसी मिठाई के दुकान के बदौलत शारदा का पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।